स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार पुनः। आज हम लोग शुरू करेंगे द्विवेदी युग। इसके पहले हमने आदिकाल और भक्तिकाल और रीतिकाल समाप्त कर चुके थे और आधुनिक काल की एक क्लास हो चुकी थी। आज हमारा दूसरी क्लास है आधुनिक काल का, जो पार्ट नंबर हमारा 17 होगा। तो आज हम शुरू करेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को शुरू करेंगे तो द्विवेदी युग को और क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल कहा जाता है। ठीक है, द्विवेदी युग क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल कहा जाता है। और डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल से नाम से अभिहित किया था। डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी को काल का क्या नाम दिया है? तो जागरण सुधार काल नाम दिया है। ठीक है, इसकी समय विधि क्या बताइए? इसकी समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा बताइए 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है। ठीक है, और आचार्य रामशरण शुक्ल ने इस युग को, मतलब कि आचार्य रामशरण शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के नाम से नाम दिया है। ठीक है, ध्यान देंगे, नई धारा के द्वितीय उत्थान नाम से दिया है, इसके अंतर्गत रखा गया है। और समय विधि क्या माना है द्विवेदी युग की? तो 1893 से 1918 ईस्वी समय माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे है द्विवेदी मंडल के जो कवि हैं उनको देख लेते हैं, कालक्रम के अनुसार देख लेते हैं। सबसे पहले कवि आते हैं श्रीधर पाठक। ठीक, श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ था? 1859 में हुआ था और मृत्यु कब हुई? 1928 ईस्वी में। ये खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन माने जाते हैं? तो श्रीधर पाठक को कहा गया है। ठीक है, श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में की है। तो श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में जो मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा है, इसकी रचना कब की है? 1904 ईस्वी में किए हैं। और श्रीधर पाठक की और भी रचनाएं उनको भी देख लेते हैं। श्रीधर की पाठक की कुछ अनुदित रचनाएं देख लेते हैं। पहली रचना है गणरीय और दार्शनिक। मूल रचनाकार कौन है? तो शेफर्ड एंड फिलासफर हैं। और मूल रचनाकार कौन है? तो ग्रे हैं इनके। ठीक है, अगली इनकी रचना है एकांतवासी योगी। तो ध्यान देंगे, खासकर नेट जीआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिंदी से रिलेटेड सभी एग्जामों के लिए खासकर इनकी रचनाएं तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एकांतवासी योगी ये कब अनुदित रचनाएं हैं? 1886 ईस्वी में लिखी हैं। किनकी मूल रचना ये है? हरमिट की है। और मूल रचनाकार कौन इसकी है? गोल्ड स्मिथ है। ठीक है, और भाषा कैसे लिखी है उन्होंने? खड़ी बोली में लिखा है। ठीक है, अगली है उजड़ ग्राम। इसका अनुदित वर्ष कब है? 1889 ईस्वी है। और मूल रचनाकार कौन है? डिसर्टेड विलेज हैं। मूल रचनाकार कौन माने जाते हैं? गोल्ड स्मिथ माने जाते हैं। किस भाषा में लिखे हैं? तो ब्रज भाषा में अनुदित भाषा ब्रज भाषा है। अगली रचना कौन सी? श्रांत पथिक। तो श्रांत पथिक की अनुदित वर्ष कब है? 1902 ईस्वी। और मूल रचनाकार है ट्रेवलर। और मूल रचनाकार कौन से हैं इसके? गोल्ड स्मिथ हैं। तो ऐसे भाषा में लिखे हैं तो खड़ी बोली हिंदी में लिखे हैं। और अगली रचना है ऋतु संहार। तो ऋतु संहार को मूल रचनाकार का है? ऋतु संहारी है। और मूल रचनाकार कौन से हैं? तो कालिदास जी मूल रचनाकार हैं। किस भाषा में लिखे हैं? तो ब्रज भाषा में लिखे हैं। ध्यान देंगे इन रचनाओं को, गणरीय और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, ऋतु संहार। आगे है श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियां निम्नांकित हैं। तो उनकी जो और रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। पहली रचना है वनाष्टक। ध्यान देंगे, पहली रचना कौन सी? वनाष्टक है, मौलिक कृति इनकी है ये। और दूसरी रचना कौन सी? देहरादून, 1915 ईस्वी में। देहरादून कौन सी रचना में, कितने वर्ष में? 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। तीसरा है भारत गीत, 1928 ईस्वी में। ध्यान देंगे रचना को। चौथी है जगत सच्चाई सार। पांचवी है स्वर्गीय वीणा। छठवीं है धन विजय। सातवीं है सांध अटन। और आठवीं है गुणवंत हेमंत, 1900 ईस्वी में। तो गुणवंत हेमंत कौन से? 1900 ईस्वी में। तो कौन कौन सी मौलिक कृतियां हो जाती हैं? वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध अटन, गुणवंत हेमंत। आगे है श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा रचित मौलिक काव्य निम्न है। तो इन्होंने जो ब्रजभाषा में मौलिक का रचना की है उनका देख लेते हैं। पहली है कश्मीर सुषमा, 1904 ईस्वी में। और मनोविनोद, 1882 ईस्वी में। ये कौन सी कैसी रचना की है? तो ये ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य रचनाएं हैं। आगे है श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है तथा शांतपति की रचना रोला छंद में की है। तो श्री जो पाठक जी की एकांतवासी जो रचना है ये किस रचना कैसी लिखी गई है? किस शैली में लिखी गई है? तो लावनी या ख्याल शैली में लिखी गई है। और जो शांतपति की इनकी रचना है वो रचना किस छंद में लिखा गई है? तो रोला छंद में लिखी गई है।
आगे श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। तो जो इनकी प्रथम पुस्तक है, प्रथम कविता कौन सी है? तो गुणवंत हेमंत है। और खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक कौन सी इनकी है? तो एकांतवासी योगी। ध्यान देंगे, प्रथम कविता कौन सी हो जाएगी? गुणवंत हेमंत है। और इनकी जो प्रथम पुस्तक कौन सी है खड़ी बोली में? तो एकांतवासी योगी है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जीवन काल क्या है? 1864 से 1929 ईस्वी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो रायबरेली के दौलतपुर गांव के हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखते हैं कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। तो किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कथन है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। आगे देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है? जो गद्य और पद्य दोनों की जो खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की बात कही है। आगे देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनके काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। तो देखते हैं इनके आगे जो अनुदित मौलिक काव्य ग्रंथ हैं, जो जिनकी संख्या कितनी 80 है, तो उनके बारे में जानते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो अनुदित मौलिक रचना कितनी 80 ग्रंथ है, इनके कुछ प्रमुख देख लेते हैं। तो पहला है काव्य मंजूषा, ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण रचना है। दूसरा है सुमन 1923 ईस्वी। तीसरा है कान्यकुब्ज अबला विलाप। और चौथा देवी स्तुति शतक। पांचवा है कान्यकुब्ज वली व्रतम। ठीक, तो आगे देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केल कौतूहल का अद्भुत वर्णन हो चुका है, न पारकियाओं का प्रबंध लिखने की और अब कोई आवश्यकता है, और न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत प्रकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो ये किसका कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुदित काव्य निम्न है। इनकी जो रचनाएं उनको देख लेते हैं, अनुदित काव्य रचनाएं देख लेते हैं। पहली रचना कौन सी है? पहली रचना है विनय शतक भर्तृहरि। किस आधार पर लिखी गई है? तो भर्तृहरि के वैराग्य शतक के दोहों में अनुवाद किया गया है। तो जो विनय शतक भर्तृहरि इनकी रचना है, कहाँ से लिया गया है? तो भर्तृहरि के वैराग्य शतक के दोहों का अनुवाद किए हैं। दूसरी रचना कौन सी है? बिहार वाटिका। कहाँ से लिखे? आधार ग्रंथ है इसका, तो जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद किए हैं। तीसरी है स्नेह माला, भर्तृहरि के श्रृंगार शतक के दोहों में अनुवाद किया है। चौथी है गंगा लहरी, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद किया है। और इनकी और रचना कौन सी है? ऋतु तरंगणी, कालिदास के ऋतुसंहार का छायानुवाद किया गया। ध्यान देंगे, ये पूछा जाता है एग्जामों में किस आधार पर लिया गया है। तो आगे देते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरगो नरक ठिकाना नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण रचना, इनको ध्यान देंगे कौन सी कविता है। तो सरगो नरक ठिकाना किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। इनका जीवन काल क्या है? 1865 से 1947 ईस्वी तक है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास का। ध्यान देंगे, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल सूरदास किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। किसने कहा है आधुनिक काल का सूरदास? तो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। आगे देखते हैं, हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं जो निम्न हैं। तो हरिऔध ने कितने काव्य ग्रंथ लिखे हैं? प्रबंध काव्य लिखे हैं 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रिय प्रवास, तो ये कब लिखा गया? तो 1914। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय प्रवास। ये 1914 में लिखा गया। कितने सर्ग इसमें दिए हैं? 17 सर्ग दिए गए हैं। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है इसमें। तो कब तक का वर्णन किया गया है? कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। दूसरी कौन सी प्रबंध काव्य की? परिजात। ये कब लिखी गई? 1937 में। इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। तीसरी रचना कौन सी? वैदेही वनवास। ये कब लिखी गई? 1941 में। और सर्ग क्या है? 18। इसमें राम के द्वारा सीता का निवर्सन की कथा है। तो इनकी जो 3 प्रबंध काव्य को ध्यान देंगे, पहला है प्रिय प्रवास, दूसरा है परिजात, तीसरा है वैदेही वनवास।
पूर्वी प्रवास में 17 सर्ग हैं, परिजात में 15 सर्ग हैं और वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। पूर्वी प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ध्यान देंगे, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा प्रबंध काव्य है? तो पूर्वी प्रवास। ध्यान देंगे, पूर्वी प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। तो इसका पहला नाम क्या था इससे पहले? तो पूर्वी प्रवास का पहले क्या नाम था? सर्वप्रथम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। तो संस्कृत के किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत के वर्णवृत्तों के आधार पर आधारित किया गया। आप देखते हैं हरिऔध के जो अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं उनको देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ध्यान दें कि इनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे और ध्यान देंगे इनके बारे में। तो हरिऔध की अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ है कौन कौन से? पहला है कृष्ण शतक। ये कब लिखी गई? तो 1882 ईस्वी में लिखी गई। दूसरी रचना कौन सी? रसिक रहस्य। कब लिखी गई? 1899 में लिखी गई। प्रेम बुअरिध्य 1900 ईस्वी में लिखी गई। प्रेम प्रपंच, बहुत ध्यान, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट रचना है। तो प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में। प्रेमाम प्रश्रवण 1901 ईस्वी में। प्रेमाम प्रवाह 1901 ईस्वी में। चौखे चौपादे, महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान देंगे, 1932 ईस्वी में। चुभते चौपादे 1924 ईस्वी में। पदम प्रसून 1925 ईस्वी में। बोलचाल 1928 ईस्वी में। रस कलश 1931 में। ध्यान देंगे, रस कलश 1931 ईस्वी में। फूल पत्ते 1935 ईस्वी में। कल्पलता, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान देंगे, कल्पलता 1937 ईस्वी में। ग्राम गीत 1938 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिऔध सतसई, इसको ध्यान देंगे, 1940 ईस्वी में। और मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी में। तो हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश 1930 में एक रीति ग्रंथ है। तो हरिऔध की जो रचना रस कलश 1930 में लिखे थे वो एक कैसा ग्रंथ है? तो एक रीति ग्रंथ है। आगे है हरिऔध कृत चुभते चौपदे। ध्यान देंगे, हरिऔध कृत चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। तो जो इनकी रचना चुभते चौपदे हैं और चोखे चौपदे हैं, किस वाले लिखी गई है? बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है। आगे हरिऔध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। ध्यान देंगे, तो हरिऔध को कवि सम्राट कहा गया और इनको प्रिय प्रवास पर कौन सा प्रदान किया गया? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। रामचरित उपाध्याय 1872 से 1938 द्विवेदी के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो रामचरित उपाध्याय। ध्यान देंगे, इनका जीवन काल क्या है? 1872 से 1938 ईस्वी तक। रामचरित उपाध्याय के प्रमुख काव्य निम्नलिखित हैं। इनकी जो प्रमुख काव्य हैं कौन कौन से हैं? तो रामचरित चिंतामणि 1920 ईस्वी में प्रबंध काव्य। ध्यान देंगे, रामचरित चिंतामणि 1920 ईस्वी प्रबंध काव्य है। किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय की है। इनका जीवन काल क्या है? 1872 से 1938 ईस्वी का है। ये कैसे कवि है? सूत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगली रचना इनकी कौन सी? राष्ट्र भारती। और अगली रचना है देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सुक्ति मुक्तावली। ध्यान देंगे इनकी रचनाओं को। आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त का जीवन काल क्या है? 1886 से 1964 ईस्वी तक। इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? आधुनिक युग का सूरदास पढ़ा था। तो किसे कहा जाता है आधुनिक काल का सूरदास? तो आधुनिक काल सूरदास कहा जाता है अयोध्या प्रसाद हरिऔध को। किसने कहा था? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा था। लेकिन अब क्या पूछा गया है? आधुनिक युग का तुलसीदास। तो आधुनिक युग तुलसीदास किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त कहा जाता है। इनका जीवन काल क्या है? 1886 से 1964 ईस्वी तक। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन वृत्त इनको देख लेते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ है? चिरगांव, झांसी में। ठीक, इनके पिता क्या नाम था? रामशरण दास नाम था। गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, प्रथम कविता कौन सी इनकी? हेमंत है 1905 ईस्वी में। और प्रथम काव्य संग्रह कौन है? रंग में भंग। ध्यान देंगे, प्रथम काव्य रचना और प्रथम कविता ध्यान देंगे। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, उनको देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान देंगे, इनको हरदम परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहली रचना कौन सी? रंग में भंग। कब लिखी गई? 1909 ईस्वी में। जयद्रथ वक्त 1910 ईस्वी में। किसान कब लिखी गई? 1917 ईस्वी में। विकट भट्ट 1929 ईस्वी में। और गुरुकुल कब लिखी गई? 1929 ईस्वी में। साकेत कब लिखी गई? 1931 ईस्वी में। भारत भारती कब लिखी गई? 1912 ईस्वी में। झंकार कब लिखी गई? 1929 ईस्वी में। यशोधरा कब लिखी गई? 1932 ईस्वी में। द्वापर कब लिखा गया? 1936 ईस्वी में। जय भारत कब लिखा गया? 1952 ईस्वी में। और विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में। सिद्धराज 1936 में। और हिंदू 1927 ईस्वी में। बैतालिक पंचवटी 1925 में। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इनको ध्यान देंगे, सभी को एक बार पढ़ लेंगे। रंग में भंग 1909 ईस्वी में।
जयद्रथ वत्स 1910 ईस्वी में, किसान 1917 ईस्वी में, विकट भट्ट 1929 ईस्वी में, गुरुकुल 1929 ईस्वी में, साकेत 1931 ईस्वी में, भारती 1912 ईस्वी में, झंकार 1929 ईस्वी में, यशोधरा 1932 ईस्वी में, द्वापर 1936 ईस्वी में, जय भारत 1952 ईस्वी में, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में, सिद्धराज 1936 ईस्वी में, हिंदू 1927 ईस्वी में, बैतालिक और पंचवटी जो 1925 ईस्वी में लिखी गई। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इनको ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली गुप्त की साकेत है। तो हिंदी साहित्य में जो रामचरितमानस के बाद जो कोई दूसरा इतना महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, जो उसका वर्चस्व रहा है, तो कौन सी रचना मानी गई है? साकेत। कब लिखी गई साकेत? तो 1931 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त साकेत रचना मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के में महावीर प्रसाद द्विवेदी लेख कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता से मिली। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छंद नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया। तो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत रचना की मूल प्रेरणा किससे है? तो मैथिली शरण को सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनको वो थे। उन्होंने कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता से मिली, और यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छंद नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। किस नाम से प्रकाशित किया था? भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। आगे, साकेत नाम मूलतः पाली भाषा का शब्द है। तो साकेत कहाँ का शब्द है? तो पाली भाषा का शब्द है, जिसका क्या अर्थ है? तो अयोध्या है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। ध्यान देंगे। इसे डॉक्टर नागरे ने जनवादी काव्य कहा है। तो जनवादी काव्य साकेत को किसने कहा? तो डॉक्टर नागरे ने कहा है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है इनके बारे में कि ये कौन से कवि है? सामंजस्यवादी कवि कहा है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को भारतीय रचना की मूल प्रेरणा मुझसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुआ। तो मैथिली शरण गुप्त जो भारतीय की रचना है, इनको कहाँ से प्रेरणा मिली? तो मुझसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से मिला था। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौंडोपिक कवि मात्र कहा। इन्हें भारतीय लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि कहा। तो राष्ट्रकवि किसने कहा इनको? ध्यान देंगे। राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। इनको किसने उपाधि दी राष्ट्रकवि की उपाधि? तो महात्मा गांधी ने भारतीय लिखने पर राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दिए हैं। तो मैथिली शरण गुप्त के अनुदित काव्य निम्नलिखित हैं। अनुदित काव्य कौन कौन से इनकी है? तो फांसी का युद्ध है। कैसी रचना है? अनुदित काव्य है। फांसी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार, कितनी रचनाएं कैसी अनुदित हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं को मधुप उपनाम से अनुवाद किया। तो मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि जो माइकल मधुसूदन है, इनकी रचनाओं किस नाम से उपनाम से अनुवाद किया? तो मधुप नाम से अनुवाद किया है। ठीक है, उपनाम से। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा। तो गुप्त जी ने कार्ल मार्क्स जो है, तो उनके पुत्री पर कैसे काव्य लिखा? जैनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी ने द्विवेदी काल में हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। ध्यान देंगे। द्विवेदी काल में हरगीत का छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं द्विवेदी मंडल के अन्य कवि जो हैं, उनको देख लेते हैं। द्विवेदी मंडल के और जो कौन कवि हैं उनको देख लेते हैं। पहले कवि हैं गिरधर शर्मा नवरत्न। इनका जीवन काल क्या है? 1886 से 1961। जन्मस्थान क्या है? झलरापाटन। और इनकी रचना कौन सी है? मातृ वंदना मौलिक कृति है। अगले हैं लोचन प्रसाद पांडे। 1886 से 1959 इनका जीवन काल था। बालापुर छत्तीसगढ़ में, फिलहाल छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश पहले था, इनका जन्मस्थान है। प्रवासी, मेवाड़, गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृग दुख मोचन इनकी रचनाएं हैं। गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ की हरमिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। तो गिरधर शर्मा जो हैं, तो जो गोल्ड स्मिथ हैं, इनकी हरमिट को संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया था। सन 1928 ईस्वी में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। तो 1928 ईस्वी में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों को हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया था। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वातत्व त्याग की कथा नंददास की रसपंचाध्याय के ढंग पर लिखा है। तो लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के जो भीमसेन हैं, उनकी अपूर्व स्वातत्व त्याग की कथा नंददास की रसपंचाध्याय के ढंग पर लिखा है। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगिंद खमोचन में इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि को पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। तो लोचन प्रसाद पांडे कौन कौन सी उपाधि प्राप्त थी? काव्य विनोद,
और साहित्य वाचस्पति। तो इसके आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे। द्विवेदी मंडल के जो बाहर कवि हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक दोस्तों जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। इसके पहले का वीडियो देखने के लिए आप चैनल के लिंक में देख चेक कर लें, जो मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।